कहानी शुरू होती है यांग सी यून से, एक बेहद होशियार लड़का जिसकी जिंदगी का एक ही फोकस है पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट यांग बेन, जो खुद भी काफी तेज है। एक है उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है, दोस्तों की भरमार, पार्टीज और मस्ती। तो अगर पढ़ाई में सी ईएन का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और यांग बेन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। काउजोरों को तंग करना उसकी पुराना आदत है। एक बार उसका ध्यान सी ईएन पर जाता है। उसे लगता है कि सी ईएन तो सीधा साधा है, मजाक उड़ाना आसान होगा, लेकिन सी ईएन वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। लड़का वो यांग बेन को आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जरा संभल कर। बात यांग बेन को चुभती है और वो गुस्सा से ईएन को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंटर होती है बेसबॉल टीम की। दया करके सोहो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सोहो से कुछ ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सोहो ने फ्लर्ट किया, लेकिन सोहो बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सोहो का जवाब होता है एक्शन में। वो अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सी ईएन की गिरी हुई चीजें उठाकर माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी शालीन। आगे पता चलता है कि सी ईएन के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सी ईएन अब अपने पापा के साथ रहता है और माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वो स्कूल जल्दी पहुँचता है और देखता है कि सोहो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और यांग बेन सी ईएन की यूनिफॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे साई ईएन को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। यांग बेन और उसके दोस्त सी ईएन की हालत पर हंसते हैं, लेकिन सोहो फिर से सामने आता है और सबको बोलता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। और क्योंकि उसकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों दमदार हैं, कोई कुछ कह भी नहीं पाता। सी ईएन को अब यकीन हो जाता है कि यूनिफॉर्म पूरे लड़कों ने गायब की है, तब वो सीधा जाकर बोलता है कि बाज आ जाओ। लेकिन यांग बेन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। सी ईएन की खास बात यही है कि चाहे हालत कितने भी टेढ़ी हो, वो नजरें नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसे वक्त एक टीचर आ जाते हैं और वो शांत हो जाता है। कुछ वक्त बाद सी ईएन अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने सोहो खड़ा होता है, जो एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सी ईएन के घर पहुंच गया, लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर घुस आता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्क्वाड में एक नया स्टूडेंट आता है, बेओम सियोक, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन यांग बेन और उसके दोस्त उसके पास इम्प्रेशन जमाने पहुंचते हैं, लेकिन वो सी ईएन की सीट पर बैठे होते हैं। सी ईएन आता है और साफ कहता है कि सीट खाली करो। ये इनको तो बस मौका चाहिए था सी ईएन को मारने का, लेकिन फिर से सोहो बीच में आता है और कहता है, चुप रहो, सोने दो मुझे। और सब चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं। शाम को यांग बेन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। सी ईएन का हौसला तोड़ने के लिए अब यांग बेन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि सिर्फ मजाक उड़ाना या भोज जमाना काफी नहीं, अब वार करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था सी ईएन को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ना, ताकि उसका आत्मविश्वास टूट जाए। इसके लिए यांग बेन अपने कजिन से कुछ ड्रग्स मंगवाई और इस गंदे काम में बेओम सियोक को भी शामिल किया। बेओम सियोक पर प्रेशर डालकर धमकाया गया, अगर मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो पिछली स्क्वाड होता था। डर की मारे बेओम सियोक सी ईएन के एग्जाम के बीच में उसके शरीर पर फिंडाने का पैर चिपका देता है। सी ईएन को चक्कर आने लगता है, वह उसमें आने की कोशिश करता है, खुद को झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। जब पेपर खत्म होता है और वो अपने आंसर शीट देखता है, उसे एक ही गलती नजर आती है, बस एक, बट दैट वाज इनफ। वो अंदर तक खिल जाता है, गुस्से से आग बुबोला हो जाता है और सीधे जा पहुंचता है यांग बेन के पास। फिर होता है धमाकेदार पल। सी ईएन, जो अब तक शांत और पढ़ाकू माना जाता था, यांग बेन की जबरदस्त धुलाई करता है, इतनी बड़ी कि उसके दोस्त सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी सोहो आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, बस कर यार, बहुत हो गया। लेकिन सी ईएन की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। वो कहता है, इससे कुछ नहीं सीखा, अब तू भी। और सोहो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन सोहो क्लास का सबसे दमदार फाइटर था। वो बड़ी आसानी से सी ईएन को रोक लेता है। फिर एक टीचर आ जाती है और लड़ाई को वहीं खत्म करवाती है। इस भिड़ंत का अंजाम ये होता है कि यांग बेन की नाक टॉप जाती है और उसकी माँ स्कूल में पहुंचकर मांग करती है कि सी ईएन को स्कूल से निकाल दिया जाए। और फिर सी ईएन बड़ी ठंडक से कहता है, मैम, आपका बेटा स्कूल में ड्रग्स लाया है, कैसे निकालना चाहिए ये आपको तय करना चाहिए, और सबूत सामने रख देता है। वो सोते ही मां चुप हो जाती है और समझ जाती है कि केस उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए शिकायत नहीं करती। अगले दिन यांग बेन के दोस्त बदला लेने की सोचते हैं और सी ईएन को स्कूल के बाद लड़ाई के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन सी ईएन कहता है, क्या इंतजार करना, अभी भी पकड़ो। सब बात वहाँ जाते हैं जहाँ सीमा दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था, ये था उसका माइंड गेम। वो सिर्फ इतना डर पैदा करता है कि अगली बार कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। उसकी ये चार काम करती है और क्लास में उसकी इमेज बन जाती है, एक कमजोर मगर दिमागदार हीरो की। फिर अस्पताल में यांग बेन अपने कजिन को कॉल करता है। अब वो सी ईएन को सबक सिखाने के लिए उसे हायर करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर सी ईएन और सोहो की दोस्ती गहरी होने लगती है। पहले लड़ाई, फिर बातें
और अब दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। पूरे स्कोर में अफवाह उड़ जाती है कि ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। इसी बीच बिलियम सेओक भी सी इयोन के करीब आना चाहता है, लेकिन साई इयोन साफ कहता है मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत कर। स्कॉल से बाहर निकलते वक्त योंग बिन पहले से कुछ गुंडों के साथ सी इयोन का इंतजार कर रहा होता है। वो उसे उठा ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पर पीटने के लिए। बिलियम सेओक ये सब देख लेता है और बड़ा समय गंवाए सोहो को बताना भागता है। सोहो पहले का इनकार करता है, कहता है मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना, लेकिन फिर बिलियम सेओक उसे पैसों की पेशकश करता है। सोहो मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं सी इयोन की मदद करने। इस बीच सी इयोन पर हवा हो चुका है, लेकिन वो इतना समझदार है कि हालात को अपने फेवर में मोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना लेता है। उसका प्लान काम करता है और वो एक एक करके सबको चकमा देने लगता है। मगर योंग बिन का कजिन जो वाकई में ताकतवर है फिर से उठ खड़ा होता है और एक जानलेवा हमला करने के लिए बढ़ता है। योंग बिन अब पूरी तरह से आपा खो चुका था। उसका आगे इशारा था सी इयोन के हाथ। हाँ, वह उसके हाथ तोड़ना चाहता था ताकि वो कभी दोबारा न लिख सके व पढ़ सके। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे किसी हीरो की एंट्री होती है, सोहो आ जाता है। वो पूरे गुस्से में उन गुंडों से कहता है बस बहुत हो गया, लेकिन योंग बिन का तेजो आने को तैयार नहीं था। अब बात बन चुकी थी इज्जत की। फिर आती है क्लासिक भिड़ंत, सोहो वर्सेस योंग बिन का कजिन। दोनों दमदार फाइटर्स, लेकिन सोहो का लेवल ही कुछ और था। उधर बाकी गुंडे सी इयोन को पीट रहे थे, लेकिन तभी बिलियम सेओक भी वहां पहुंचता है और सी इयोन की मदद करता है। जब योंग बिन का कजिन देखता है कि सब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, वो हार मान लेता है और कहता है लड़ाई खत्म। फिर वहां से चला जाता है योंग बिन को अकेला छोड़कर। सी इयोन जो अंदर से बेहद शांत और समझदार था, कहता है अब बहुत हो गया, छोड़ो ये सब और भूल जाओ। लड़ाई खत्म होने के बाद तीनों सी इयोन, सोहो और बिलियम सेओक अब दोस्त बन चुके थे। सोहो कहता है अब जब लड़ाई की वजह से लेट हुआ हूँ तो तुम दोनों को मेरी नौकरी में हाथ बंटाना पड़ेगा। तीनों एक छोटे से स्टोर में काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद बैठते हैं डिनर पर। उसी दौरान बिलियम सेओक शर्मिंदा होकर सी इयोन से माफी मांगता है और सी इयोन बिना कोई शिकवा किए उसे माफ कर देता है। फिर होता है एक दिल पिघलाने वाला पल। सोहो अपने हाथों से सी इयोन को खाना खिलाता है और सी इयोन की जिंदगी में पहली बार दोस्ती का एहसास पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। वो गुंडे जो सी इयोन को पीट चुके थे असल में खुद एक और बड़े माफिया के शिकार थे। उस असली बॉस ने, जिसे सब साइको कहते थे, जानबूझकर अपने ही एक आदमी का हाथ तुड़वा दिया ताकि उसे बहाना मिल जाए और फिर वो मांग सके 15 लाख का हर्जाना। सी इयोन और उसके दोस्तों के लिए अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ब्लैकमेलिंग की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह तीनों दोस्त एक साथ रिलैक्स करने के लिए मिलते हैं, लेकिन सी इयोन तो बिना पढ़े रह ही नहीं सकता, इसलिए जाने लगता है। तभी सोहो कहता है चल एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन किससे बेहतर है। शर्त में सोहो हारता है और सी इयोन खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना होता है उस गुंडे की बहन से जिसने सी इयोन को पहले मारा था। वो सी इयोन को रोक कर कहती है चलो कुछ खा आते हैं, और फिर बोलती है मुझे तो रफ लड़के ही पसंद हैं। सी इयोन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन हाँ वक्त अच्छा बीतता है। अगले दिन योंग बिन कॉल आता है अपना सामान लेने, लेकिन जाने से पहले सी इयोन से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ पार्किंग तक चले, क्योंकि वो एक डिक्लेरेशन देना चाहता है कि फेंटेनिल उसका नहीं था। सी इयोन मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक चाल थी। पार्किंग में पहले से उस गैंग का बॉस बैठा होता है जिसने पूरा गेम प्लान किया था। वो कहता है हम लोगों ने योंग बिन को मारा है, अब उसका हर्जाना भरना पड़ेगा 15 लाख, और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा, और जब चुकता नहीं कर पाओगे तो जिंदगी भर उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही था उस गैंग का असली तरीका, लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना। अभी कुछ दिन पूरे गैंग के लोग साई इयोन और उसके दोस्तों का पीछा करते रहते हैं, जिससे साई इयोन तंग आ जाता है। वह अपनी नई दोस्त से बात करता है जो उसे पूरे गैंग के सिस्टम के बारे में बताती है। कहती है कि उस बॉस से उलझना अपनी बर्बादी को न्योता देना है। वह उसे समझाती है कि खुद की भलाई के लिए पैसा दे दो और इस पागल इंसान से दूर रहो। उधर बिलियम सेओक जो अब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपने पापा की घड़ी चुरा लेता है और उसे बेचकर 15 लाख का इंतजाम कर लेता है। लेकिन क्या पैसे देना ही हल है? सी इयोन की प्लानिंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। जब बिलियम सेओक ने पैसे जुटा लिए, सी इयोन और बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें ये पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि सीधे पुलिस को बुलाकर इस पूरे गैंग का खेल खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पैसे दे दिए तो फिर कभी पीछा नहीं छूटेगा। सी इयोन बताता है कि उसने सबूतों का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और सब उस गैंग लीडर के घर में मौजूद है, बस पुलिस को वहाँ ले जाना होगा। लेकिन इस मिशन की शुरुआत सोहो करेगा। वह सबसे पहले उस क्रिमिनल के घर जाएगा और अपने बेटिंग ऐप का आइडिया उसे बेचने की कोशिश करेगा ताकि उसका विश्वास जीत सके। फिर क्या था, प्लान तुरंत शुरू होता है। सोहो बताता है कि उसे उसकी ऐप के बारे में सब पता है और एक बुरा ऑफर लेकर आया है और इस को एक जुबे के अड्डे में बदलने का ऑफर। वो क्रिमिनल इस आइडिया से इतना खुश होता है कि सोहो को अपने गैंग में शामिल करने को तैयार हो जाता है।
वहीं लड़की जो सीईआन की दोस्त है उसे सही लोकेशन भेज देती है ताकि वह पर्स लेकर पहुंच सके, लेकिन बयाम सियोक को यह सब बहुत खतरनाक लग रहा था। डर के मारे वो खुद पैसे लेकर सीधे उन गुंडों के पास चला जाता है ताकि ये सारा मामला यही खत्म हो जाए। पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। सुहा जब उस गैंग के अड्डे पर पहुंचता है तो लीडर उसकी बातों पर शक करता है और बिना कुछ बोले पीछे से हमला कर देता है। तभी वो सुहो का फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि सी यून पुलिस लेकर आने वाला है। वो तुरंत अपने चमचों को हुक्म देता है कि सारे सबूत जला दो और भागने की तैयारी करो, लेकिन तभी बियोम सियोक वहां पहुंच जाता है पैसे लेकर। पर अब पैसे भी बेकार हो चुके थे, उनकी जान खतरे में थी। जब सीयुन पुलिस लेकर वहां पहुंचता है तब पूरी जगह खाली मिलती है। पुलिस को लगता है कि ये सब कोई फालतू ड्रामा था और वो नाराज होकर लौटने लगती है, लेकिन सीयुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो घर के अंदर घुसता है पर अब वहाँ कोई सबूत भी नहीं बचा था। तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो बताती है कि सब अब असली बॉस के पास जा रहे हैं और उसे लोकेशन भेजती है, साथ ही चेतावनी देती है अगर पुलिस को टाइम पर नहीं लाया गया तो हम सबकी जान जा सकती है। सीयुन फिर से निकलता है और उसी वक्त योंग बिन का कजिन उस क्रिमिनल बॉस से आमने सामने हो रहा था। वो कहता है अब बहुत हो गया, ये सब खत्म करो, लेकिन बॉस बिना वक्त गंवाए उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। तभी योंगी बीच में बोलती है रुको, लेकिन बॉस और भी पागल हो चुका था। वो अपने लोगों से कहता है योंगाई को खत्म कर दो और यही नहीं रुकता, वो सबसे छोटे लड़के को कहता है कि वह कजिन और योंगी दोनों की हत्या कर दे क्योंकि वो नाबालिग है और उसे जेल नहीं होगी। फिर वो कजिन की जान भी लेना चाहता है, लेकिन तभी कजिन उठता है और उसे चुनौती देता है, एक फाइनल फाइट, अगर मैं जीता तो मैं नया बॉस बनूंगा। लड़ाई शुरू होती है, ब्रूटल, रॉ और जानलेवा, लेकिन जैसे ही वह क्रिमिनल हारता दिखता है वह छुरी निकालकर कजिन पर हमला करता है और उसे चीर देता है। ये देख योंगाई का सब्र टूट जाता है। वो खुद चाकू लेकर उस गैंगस्टर को धमकाती है, पर बॉस एक चालाक शिकारी था। वो चाकू छीन लेता है और जैसे ही हमला करने वाला होता है बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। सीयुन एंट्री करता है फिल्मी स्टाइल में। वो कहता है पुलिस आ गई है, अब भाग लो। फिर वो सुहो और बियोंग सियोक को आजाद करता है और जैसे ही सब जाने लगते हैं पता चलता है सीयुन ने उन्हें धोखा दिया था। वो असली पुलिस नहीं थी, सिर्फ एक फेक अलार्म था ताकि सब डर जाएं। लेकिन अब सब फिर से बिगड़ जाते हैं। घमासान लड़ाई शुरू होती है और कजिन अपने घायल दोस्तों को बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी असली पुलिस भी पहुंच जाती है एक धमाकेदार वार्निंग शॉट के साथ और पूरा माहौल थम जाता है। लेकिन वो पागल बॉस इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह एक लड़के को ढाल बनाकर भाग निकलता है। सीयुन जानता था कि अगर उन्होंने उस गैंग लीडर को अभी नहीं रोका तो वो कभी भी लौटकर बदला ले सकता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर बहुत ताकतवर था। सौभाग्य से उसी वक्त सुहो भी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब बस कर दे और खुद ही पुलिस के हवाले हो जाए, लेकिन वो मानता नहीं और फिर शुरू होती है तीनों की एक जबरदस्त भिड़ंत। सुहो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लीडर की फुर्ती और चालाकी कहीं ज्यादा थी। वह लगभग सुहो को खत्म ही कर देता, लेकिन तभी सीयुन फिर से उठता है और दोनों मिलकर उसे जमीन चटा देते हैं। दूसरी ओर कजिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि बाकी दोस्त बचकर निकल सकें। रात होते होते पुलिस के पास पूरे गिरोह के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और सभी बदमाशों को एक एक कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीयुन और उसके दोस्त भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपना बयान देते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस बिना उनके गार्डियन को बुलाए उन्हें जाने देती है। शर्त बस इतनी थी कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये सब बियोंग सियोक के पिता की वजह से हुआ, जो असल में एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए सब कुछ दबा दिया। फिर एक नया मोड़ आता है। बियोंग सियोक उस क्रिमिनल से मिलने जाता है और उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसके पिता ने उसे बदला लेने का हुक्म दिया है, लेकिन जब सेक्रेटरी उसे सिखाता है कि कैसे मारना है, बियोंग सियोक कर ही नहीं पाता। वो चक्कर खाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर अस्पताल में साई ईयुन और उसकी दोस्त सुहो से मिलने जाते हैं। सोहो बताता है कि वो अब ठीक है और कल डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर लड़की कहती है कि वो साई ईयुन को डेट कर रही है, इसलिए सुहो को ज्यादा घूरना बंद करना चाहिए, लेकिन सुहो सीधा बोल देता है ऐसा कुछ नहीं है। सीयुन जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए फिर से अस्पताल लौटकर सुहो और बाकी को खाना खिलाने पहुंच जाता है। सुहो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है तो मुझे डरा रहा है भाई, को इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सीयुन बस मुस्कुरा देता है। पर इस सब के बीच बियोंग सियोक की हालत बदतर होती जा रही थी। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था, क्योंकि सच ये था कि वो कांग्रेसी उसका असली पिता था ही नहीं। उसने तो बस अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए उसे गोद लिया था और अब जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा था। अगले दिन स्कूल में बियोंग सियोक की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि अब सबको पता था कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है वो उसी के कारण हुए। लेकिन जब उसके दोस्त उसे योंगी के बारे में बताते हैं तो उसे लगने लगता है कि वो धीरे धीरे उसे रिप्लेस कर रही है। जब वो सुहो का इंस्टाग्राम चेक करता है तो उसे जलन होने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सुहो का बर्थडे आ रहा है और योंगी उसके लिए पार्टी प्लान कर रही है, लेकिन बियोंग सियोक कह देता है कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे लगता है कि योंगी उसके दोस्तों को उससे छीन रही है। जब वे लोग कराओके जाते हैं
तो बेउमसियोक जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है सबका ध्यान पाने के लिए, पर नतीजा उल्टा होता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट्स से होती है जो उसे पहले बनी करते थे। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाकी दोस्तों के पास लौटता है तो गुस्से में योंगी पर भड़क उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जानबूझकर बदमाशों को उसका पता दिया था। वो उसे मारने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त योंगी का साथ देते हैं। इससे वो और भी ज्यादा भड़क उठता है और तभी वो गुंडे फिर से आ धमकते हैं। इस बार वो बेउमसियोक को उठाकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सी यून डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, उसे अकेला छोड़ दो। और अगले दिन बेउमसियोक इस वक्त बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। उसे बस किसी पर भी गुस्सा निकालना था, लेकिन क्लास के बाकी लड़के उससे डरते नहीं थे, क्योंकि असली ताकतवर तो सोहो था। फिर भी वो सबको मारने की धमकी देता रहा। अबे सूजे आता है उसे शांत करने, बट हालात उल्टे हो जाते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अगले दिन बेउमसियोक स्कूल ही नहीं आता, जिससे उसके दोस्तों को चिंता होने लगती है। फिर सी यून और बाकी लोग उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। बेउमसियोक चौंक जाता है, बट दिल ही दिल में खुश में होता है कि उसके दोस्त उसे देखने आए। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो बेउमसियोक टॉप जाता है। वो बताता है कि पिछले स्कोर में उसे बहुत बुरी तरह बुले किया गया था और कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पिता ने साफ मना किया था कि वो कोई तमाशा ना करे। ये सुनकर सूहो उसे कहता है कि उन बदमाशों को कॉल कर वो खुद उनसे माफी दिलवाएगा। जब वो सब कराओके में मिलते हैं तो पहले तो वे माफी मांगने से मना कर देते हैं, उल्टा उसे फिर से धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी सूहो एकदम से सामने आता है और उन्हें मजबूर करता है कि बेउमसियोक से माफी मांगे। यार बेउमसियोक को सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था। वो खुद उन्हें मारना चाहता था, लेकिन सी यून और दोस्तों ने कहा कि ये सब हद से बाहर जा रहा है। बेउमसियोक बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। सूहो उसे कमरे से बाहर खींच ले जाता है। वहाँ दोनों में जबरदस्त बहस होती है। बेउमसियोक गुस्से में कहता है कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं, और फिर उसे पैसे ऑफर करता है उस बदमाश को पीटने के लिए। ये सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर हमला कर देता है। बीच बचाव के लिए सी यून को आना पड़ता है। इसके बाद बेउमसियोक अकेले चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी पुरानी स्कूल के गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं, पर इस बार किस्मत उसके साथ थी। उसे रास्ते में अपने कुछ क्लासमेट्स मिल जाते हैं और इस बार वो उसे चिढ़ाने की जगह उसके साथ खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ उसका साथ देते हैं, बल्कि मिलकर उन बदमाशों को सबक भी सिखाते हैं। इस जीत के बाद वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और साथ पार्टी करने एक डिस्को ले जाते हैं। बेउमसियोक सभी के लिए ड्रिंक्स खरीदता है और इसी से सब उसे ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे सब आपस में फॉलो करने लगते हैं और बेउमसियोक को लगता है कि ये हैं उसके असली दोस्त। अगले दिन वो क्लास में नशे में झूमता हुआ आता है। जब सी यून उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे इग्नोर करता है और अपने नए दोस्तों के साथ चला जाता है। बाद में सी यून और सूहो उसे टोकते हैं, बट बेउमसियोक कहता है कि उन्होंने कभी उसे दोस्त नहीं माना, इसलिए अब वो भी नहीं मानेगा। फिर वो एक और पार्टी में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है योंगबिन से, जो अब कहता है कि वे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अब उनका एक कॉमन दुश्मन है। इधर सी यून स्कूल से बाहर निकल रहा होता है जब उसका भाई उसे पकड़ता है और अपने साथ काम पर ले जाता है ताकि दोनों साथ में वक्त बिता सकें। सी यून को चिंता होती है कि बेउमसियोक के नए दोस्त उसका फायदा उठा रहे हैं, पर सूहो कहता है कि असल में बेउमसियोक ही उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद को पॉपुलर महसूस कर सके। अगले दिन बेउमसियोक अपनी सीट भी बदल लेता है। सी यून उसके नए दोस्तों को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसका फायदा उठाया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सूहो कहता है तू किसी की मदद नहीं कर सकता जो खुद मदद नहीं चाहता। फिर दोपहर में वो नए बदमाश कैंटीन की लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं, बट सूहो सबको लाइन में लगने का हुक्म देता है और सब उसकी बात मान दे लेते हैं सिवाय बेउमसियोक की। उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है। सूहो के पास कोई और चारा नहीं बचता और उसे एक झापड़ रसीद कर देता है। ये देखकर बेउमसियोक बदला लेना चाहता है, बस सच्चाई ये थी कि वह अंदर से अब भी बहुत कमजोर था। उसे पता था कि वो सूहो का कभी सामना नहीं कर सकता, इसलिए बेउमसियोक और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो योंगबिन के दोस्त को हायर करते हैं जो जल्द ही प्रोफेशनल फाइटर बनने वाला था। उसे ऑफर किया जाता है पूरे 1 मिलियन वॉन बस सूहो को सबक सिखाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सूहो ने पहले ही इस फाइटर को हरा दिया था। उसे बढ़त दिलाने के लिए बेउमसियोक और उसके दोस्तों ने सूहो की बाइक के ब्रेक काट दिए ताकि वो हादसे में घायल हो जाए और ढंग से लड़ ना पाए। सूहो को अंदर ही अंदर समझ आ गया था कि इसके पीछे कौन है, बट वह से यांग को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। थोड़ा वक्त बीतता है और आ जाता है सूहो का बर्थडे। यही वो दिन था जब बेउमसियोक और उसके दोस्त सूहो को पीटने की प्लानिंग कर रहे थे। बेउमसियोक उसे कॉल करता है, बट सूहो ने उसे पहले ही ब्लॉक कर रखा था, इसलिए बेउमसियोक अब योंगी को कॉल करता है और कहता है कि वो सब दोस्तों से फिर से मेलजोल करना चाहता है और सूहो को एक गिफ्ट देना चाहता है, बट इसके लिए उसे योंगी की मदद चाहिए। योंगी जो चाहती थी कि सब फिर से दोस्त बन जाए, इस झांसे में आ जाती है और मान जाती है, लेकिन असल में यह सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। फिर एक मैसेज सूहो को भेजा जाता है, बट सबसे पहले
वो सीईओन के हाथ लग जाता है। वो पूरा मैसेज डिलीट कर देता है और सूहो से कहता है कि वो आराम से खाना खाए, वो थोड़ी देर में कुछ काम निपटा कर आएगा। जब सीईओन उस जगह पहुंचता है तो वो पूरे एरिया का एनालिसिस करता है और एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है ताकि वक्त आने पर वहां से सुरक्षित भाग सके। फिर वो उन गुंडों के पास जाता है जिन्हें साईईओन की जगह सूहो की उम्मीद थी। उसे देखकर बियोम सियोक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और कहता है कि वो वापस चला जाए, लेकिन योंगबेन अब किसी भी हालत में सीईओन को छोड़ना नहीं चाहता था। सीईओन फौरन दौड़ना शुरू करता है और अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी से काफी सारे बदमाशों से बच निकलता है, लेकिन आखिर में आम के नंबर ज्यादा थे। फिर भी सीईओन अपने दिमाग और दम से कईयों को हरा देता है, पर तभी आ जाता है वो फाइटर जिसके आते ही सब उसके पीछे छुप जाते हैं। वो सच में बहुत ताकतवर था। सीईओन को बहुत आसानी से जमीन पर गिरा देता है। जब योंगबिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बियोम सियोक उसे रोकता है और कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नया दोस्त उल्टा उससे कहता है कि उसे अब एक साइड चुननी पड़ेगी और बियोम सियोक चुपचाप खड़ा रहता है और सबके सामने सीईओन को पिटता हुआ देखता है। इस भयानक मारपीट के दौरान योंगे ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस आते ही सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जब सीईओन होश में आता है तो वो बहुत ज्यादा घायल था। योंगे पुलिस को पूरी सच्चाई बता रही थी, बट सीईओन उसे रोकता है और कहता है कि वो कुछ न कहे। फिर वो खुद बियोम सियोक को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे पुलिस में नहीं देगा, बट ये सब यही खत्म होना चाहिए। अगले दिन सीईओन के पिता उससे पूछते हैं कि ये चोटें कैसे लगी। सीईओन झूठ बोलता है, कहता है कि सीढ़ियों से गिर गया था। उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अब वो उसे किसी दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। उधर सोहो को चिंता होने लगती है क्योंकि स्क्वान का सबसे होशियार लड़का सीईओन गार्डन से स्कूल ही नहीं आया था। वह सीईओन के घर पहुंचता है, बट कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगला दिन सूहो बियोम सियोक के दोस्तों से कहता है कि अगर उसकी बाइक की मरम्मत का खर्च देना होगा। डर के मारे वो सब मान जाते हैं। फिर सुलहाव और सबको पकड़ता है और जोरदार तरीके से मारता है ताकि वो सब सच उगल दे। जब उसे सब कुछ पता चलता है वो सीधा योंगाई के पास जाता है और पूछता है कि सीईओन किस अस्पताल में है। योंगे बताते हुए कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, बट साथ ही चेतावनी देते हैं कि वो कोई बेवकूफी ना करे क्योंकि सीईओ ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सहा ताकि कोई और लड़ाई न हो। इसके बाद सोहू अपने दोस्त सीईओन के घर पहुंचता है और सीईओन ऐसा पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सूहू अपने दोस्त से अलविदा कहने गया था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो रात को उन गुंडों से लड़ाई करेगा। दूसरी तरफ बियोम सियोक से बात करता है और कहता है कि वो उसे वही देगा जो वो हमेशा से चाहता था। बियोम सियोक फौरन अपने फाइटर को कॉल करता है और कहता है टाइम आ गया है सोहो को खत्म करने का। उसी वक्त योंगी कॉल करती है सीईओन को और बताती है कि सोहो को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो बहुत परेशान है क्योंकि ना तो वो काम पर गया और ना ही उसका फोन उठ रहा है। ये सुनते ही सीईओन अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सोहो और बियोम सियोक आमने सामने होते हैं। सूहो उससे माफी मांगता है, कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसके शब्दों से बियोम सियोक को दुख पहुंचे। साथ ही वो उसे सीईओन से माफी मांगने के लिए भी कहता है, लेकिन बियोम सियोक का जवाब वही था जो कभी उसके साथ बदतमीजी करने वाले लड़कों ने उससे कहा था, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब वो खुद ही बन चुका था वही चीज जिसने उसे एक समय सबसे ज्यादा दर्द दिया था। ये सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है। तभी बियोम सियोक का फाइटर बीच में कूदता है और कहता है अब लड़ाई मुझसे होगी। दोनों रनवा उतरते हैं और फाइट शुरू होती है। दोनों ही जबरदस्त फाइटर थे, लेकिन बियोम सियोक का आदमी लगभग प्रोफेशनल बन चुका था और सोहो अब भी घायल था। फिर भी सोहो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उसे गिरा भी देता है, बट जैसे ही वो फिनिशिंग ऑफ करने वाला था पीछे से एक गुंडा आकर उसे जोर से लात मार देता है। इससे सोहो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी बियोम सियोक खुद रिंग में चढ़ जाता है और सोहो के सिर पर घोरता से वार करता है। फिर बाकी के गुंडे भी ऊपर चढ़ाते हैं और मिलकर सोहो को बुरी तरह फेंकते हैं। दोनों जान ही ले लेंगे, लेकिन उसी वक्त बियोम सियोक का सेक्रेटरी आकर सबको रोकता है, बट तब तक सोहो की सांसें रुक चुकी थी। ये देख बियोम सियोक का दिल बैठ जाता है। वो वही रोने लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वह फौरन एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, पर उसके सेक्रेटरी उसे जबरदस्ती वहाँ से खींच ले जाते हैं। फिर वो दोबारा वापस आते हैं क्योंकि अब कोई गवाह नहीं छोड़ सकते थे। वो दोनों गुंडों से कहते हैं अब तुम्ही लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लोगे। उसी रात बियोम सियोक के घर उसके पापा उसे कहते हैं अब तो देश छोड़ने की तैयारी कर और तब तक घर से बाहर मत निकल। अगली सुबह सीईओन जल्दी स्कूल पहुंचता है, बट उसे सब कुछ अजीब लगता है। सोहो नहीं था। उस दिन फाइनल एग्जाम्स भी थे, पर उसके फिक्र में सीईओन का पूरा पेपर बिगड़ जाता है। फिर उसे असली सच्चाई पता चलती है। सोहो कोमा में है। बियोम सियोक के सेक्रेटरी ने ऑफर दिया है कि वो सारे मेडिकल खर्च उठाएंगे, बट इसके बदले उसकी दादी को कुछ पेपर्स पर साइन करने पड़े ताकि वो लोग कानून से बच जाएं। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर सीईओन खुद को बहुत दोषी मानता है। पूरा दिन वो उसके पास बैठा रहता है। योंगी उसे समझाती है कि अब घर जाओ, अब और एग्जाम्स बाकी हैं। पर अब सीईओन के लिए पढ़ाई बेमतलब हो चुकी थी। अब तो बस एक चीज थी, बदला। अगले दिन वो सीधा योंगबिन के स्कूल पहुंचता है और उसे जोरदार हमला कर देता है। फिर उसे धमकी देता है, बता वो फाइटर कहाँ है जिसने सूहो को मारा। योंगबिन वैसे भी डरपोक था, सब कुछ उगल देता है। इवन वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें सूहो की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। उसी वक्त
यंगी पहुंचते हैं बियोम सियोक के घर और कहती है तू डरपोक है कायर, लेकिन बियोम सियोक उल्टा उसे ही दोष देने लगता है, अगर तो हमारे बीच नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता। सियोन सीधा पहुंचता है उस जिम में जहां वो फाइटर ट्रेन करता था। वो उसे चुपचाप पीछे से अटैक करना चाहता था, लेकिन फाइटर के रिफ्लेक्सेस गजब के थे। वो आसानी से उसका वार टाल देता है और मुस्कुराकर कहता है अब बहुत ही कमजोर है मेरे लिए, घर जा, स्कूल की घंटी बजेगी तुझसे पहले। लेकिन सियोन आज कुछ और ही ठान कर आया था, उसे अपने दोस्त का बदला लेना था। वो वही स्टाइल अपनाता है जो उसके भाई ने उसे सिखाया था। शुरुआत में फाइटर भारी पड़ता है, बट सियोन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वो हर बार कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता था और आखिरकार वो फाइटर को जमीन पर गिरा देता है। अब फाइटर उससे रहम की भीख मांग रहा था, बट सियोन को रहम नहीं बदला चाहिए था। वो उसका टखना तोड़ देता है, सिर्फ उसकी हड्डी नहीं उसकी प्रोफेशनल करियर भी वहीं खत्म कर देता है। उधर स्कूल में बियोम सियोक का बाप खुद पहुंचा होता है, ये देखने की कहीं किसी ने कुछ बोला था नहीं, बट टीचर लोग वैसे ही बिके हुए थे, सब उसके इशारों पर चल रहे थे। तभी अचानक एग्जाम के बीचों बीच साई ईवान क्लास 1 में घुसता है, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर और आंखों में आग, और वो शुरू हो जाता है एक एक कर सारे गोना को वही धो देता है। फिर वो सीधा जाता है बियोम सियोक के पास और कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ है। बियोम सियोक चुपचाप मान जाता है, हाँ सब मेरी गलती है, मुझे मार दे। लेकिन सियोन उसे नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि गेट की कॉन्शियंस उससे बड़ी सजा कोई नहीं। फिर जैसे ही टीचर्स उसे रोकने आते हैं, सियान अपनी नंगी मुट्ठी से शीशा तोड़ देता है और गरज कर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। अब सियोन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सीधा जाता है सोहो के पास और थकावट से वही सो जाता है। सपने में सोहो उससे कहता है तू सच में पागल हो गया है। सियोन रोते हुए माफी मांगता है, बट सोहो मुस्कुरा कर कहता है यह तेरी गलती नहीं है। कुछ समय बाद बियोम सियोक को देश से बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसका बाप भी उसे अपने पास नहीं चाहता था। यंग आय को भी बेहद पछतावा था, इसलिए वो भी सबकी जिंदगी से गायब हो जाती है। बियोम सियोक का बाप कोशिश करता है कि सियोन को सबका दोषी ठहराकर उसे सुधार गए भेज दे, बट सियोन के पास सबक था, वो वीडियो जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वेजवेरे में बियोम सियोक के बाप को पीछे हटना पड़ा और सायंग को एक नए स्क्वाड में ट्रांसफर किया गया, एक नया शहर, एक नई शुरुआत। लेकिन जिस स्क्वाड में उसका एडमिशन हुआ जॉन डॉन पो स्कूल, तो स्कूल कम और एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब ज्यादा लगता था। पहले ही दिन वहाँ की हवा में तलखी थी, लेकिन सियोन अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। अब एक स्टूडेंट उससे भिड़ने आ गया और सियोन तैयार था, तो चाहता है फाइट, तो चल फिर। पर यही खत्म होती है ये कहानी। याद रखिए ये तो सिर्फ पहला सीजन था और सीजन 4 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।